हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। एमपीपीएससी 2020 के लिए स्टार्ट किए गए इस नए कोर्स में हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश का कंप्लीट हिस्ट्री। मध्य प्रदेश का पूरा इतिहास हम डिस्कस करेंगे और इस इतिहास में सबसे बड़ी बात यह होगी कि यहाँ पर हम कंप्लीट पूरा कवरेज करेंगे। पहले बात करेंगे हम आधुनिक, आधुनिक के बाद चलेगा आपका मध्ययुगीन और मध्ययुगीन के बाद चलेगा आपका प्राचीन। तो अभी हम बात कर रहे हैं आधुनिक मध्य प्रदेश के बारे में, उसके बाद मध्ययुगीन चलेगा, उसके बाद आपका प्राचीन चलेगा। ये कुल मिला के हमने पूरे सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, तो आप इस तरह से पढ़ेंगे। इसको स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन बता देता हूँ कि हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है जिसका नाम है राम सोनी एमपीपीएससी, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर क्लासेस के लिंक और पीडीएफ शेयर किए जाएंगे आने वाले कल में, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाए। इसके अलावा हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम है learnerservices.org। learnerservices.org, यहाँ पर क्लासेस जो हैं और ऑर्गेनाइज तरीके से सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पर आपको पीडीएफ भी मिल जाया करेंगे, तो यू कैन फॉलो दीज थिंग्स। ऑलराइट, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन दिस वन। ये देखा जाए तो मध्य प्रदेश के आधुनिक इतिहास को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहला है राज्य में मराठा शासन, 1857 का विद्रोह और राज्य के संदर्भ में ब्रिटिश शासन और संघर्ष। देखिए, इसको समझने की बात यह है कि मराठा शासन इसमें काफी इंपॉर्टेंट है। मराठाओं का प्रभुत्व काफी बढ़ा। इसके अंतर्गत होलकर साम्राज्य, सिंधिया साम्राज्य, ये सभी मराठा साम्राज्य के ही पार्ट बने। भोसले भी हैं जिन्होंने कुछ राज्य, कुछ पोर्शन में अपना आधिपत्य स्थापित किया। 1857 का विद्रोह इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि निमच से इस विद्रोह की शुरुआत हुई 3 जून से, और इसलिए इस विद्रोह का अपना एक इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर हमारे बहुत सारे जो स्वाधीनता संग्राम सेनानी हैं वो शहीद हुए। रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे जैसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी रहे, रानी अवंतीबाई जैसी पर्सनालिटी रही, तो इसलिए ये इसका विद्रोह का अपना एक अलग इंपॉर्टेंस है। राज्य के संदर्भ में ब्रिटिश शासन और संघर्ष, इसमें देखा जाए तो कई सारे इंपॉर्टेंट हम सत्याग्रह, जैसे झंडा सत्याग्रह है, या इसके अलावा हमारा जंगल सत्याग्रह है। जंगल सत्याग्रह के अलावा एक चरण पादुका हत्याकांड है। तो ऐसे कुछ महत्वपूर्ण इवेंट्स हैं जो ब्रिटिश टाइम में इंडियंस और ब्रिटिश जो फोर्सेस हैं उसके बीच में जो संघर्ष हुए उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन दिस वन। पहले स्टार्ट करते हैं राज्य मराठाओं का प्रभुत्व कैसे बढ़ा, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। तो इसमें देखा जाए तो हम डिस्कस करते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। देखिए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध काफी इंपॉर्टेंट है और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है ये कब हुआ, इसकी बात करते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का जो टाइम पीरियड यदि आप जानना चाहें तो इसको टाइम पीरियड में हमने डिवाइड किया है। वो टाइम पीरियड है 1775 से लेकर 1782 तक चला, और इस दौरान कई सारे युद्ध चलते रहे और कई सारी संधियां होती रही। 1775 से लेके 82 तक का जो टाइम पीरियड है इसको हम प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के रूप में जानते हैं। अब इसमें जो ट्रीटी हुई वो काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे अब देखिए, इसके दरमियान कंपनी और पेशवाओं के मध्य कई सारे युद्ध हुए, 1776 में हुई। लेकिन यहां पर ये युद्ध चलते रहे, ट्रीटी होती रही। अंग्रेजों की एक हैबिट है, युद्ध करो फिर ट्रीटी कर लो। अब ये पूरा का पूरा युद्ध का टाइम पीरियड हम 1775 से 82 तक काउंट करते हैं। इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण संधियां हैं उनको लिख लेते हैं। पहली हुई पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि काफी इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है पुरंदर की संधि। और पुरंदर की संधि कब हुई इसको आप याद रखिएगा। कौन सी संधि कब हुई है ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखा जाए तो अंग्रेज यहां पर लोअर साइड में थे और मराठा यहां पर पावरफुल थे। 1776 में 1786 एडी में ये संधि हुई। 1786 ईस्वी में आप कह सकते हैं एडी में। एडी का फुल फॉर्म है एनो डोमिनी, ठीक है, एनो डोमिनी। इसके अलावा एक संधि हुई, इसको बोलते हैं बड़गांव की संधि। ये बड़गांव की संधि भी काफी इंपॉर्टेंट है। बड़गांव की संधि किस साल हुई तो ये आप लोग याद रखें, अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में बड़गांव की संधि का अपना एक इंपॉर्टेंस है, और ये संधि होती है 1779 में, 1779 एडी में, इसको आप लोग याद रखें। इसके अलावा एक संधि होती है सालबाई की संधि। अब ये सालबाई की संधि आपने खूब सुनी होगी, सालबाई की संधि। और ये सालबाई की संधि देखा जाए तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और ये कुल मिला के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान ये 3 संधियां अंग्रेजों के साथ में हुई। और ये हुई कब, ये हुई 1782 में। 1782 में ये फाइनल ट्रीटी थी जिसके अंतर्गत ये युद्ध समाप्त हुआ। तो पुरंदर की संधि,
बड़गांव की संधि, सालबाई की संधि, ये 3 संधि अंग्रेजों के साथ हुई। इन तीनों संधियों का नाम आप लोग याद रखें। ऑल दीज थिंग्स आर क्वाइट इंपॉर्टेंट, तो इसको आप लोग याद रखें। हालांकि इसके बाद देखा जाए तो कुछ संधियां और होती हैं, लेकिन उसके पहले हम बात करेंगे द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। यदि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की बात करेंगे, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब से कब तक चला, तो यदि हम इसकी बात करें तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और इतिहास के पन्नों में इसका एक कह सकते हैं कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। तो आइए बात करते हैं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की यदि हम बात करें, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की यदि हम बात करें तो इसका जो टाइम पीरियड है उसको आइए देख लेते हैं। यदि बात करें द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का, इसका टाइम पीरियड जो हम मानते हैं वो मानते हैं 1803 से लेके 1806 तक का। तो 1803 से लेके 1806 तक का टाइम पीरियड मानते हैं, तो ये आप लोग याद रखें, ये है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। इसके लिए जो संधि हुई ये काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहां पर कंपनी द्वारा पेशवाओं को बेसिकली, यहां पर पेशवाओं की जो हालत है वो थोड़ी अच्छी नहीं थी और देखा है तो इसे बोलते हैं बेसिन की संधि। बेसिन बोलते हैं बट बसीन बोलते हैं, कई सारे वर्ड इस्तेमाल करते हैं, बट मैं इसको बेसिन बोल रहा हूं बिकॉज बेसिन ही लिखा मिलता है, तो इसे बोलते हैं बेसिन की संधि। बेसिन की संधि की बात करें, ये संधि कब हुई इसको आप लोग याद रखें। ये संधि का जो टाइम पीरियड है, ईयर जो है वो आपको याद रखना है। तो बेसिन की संधि होती है 31 दिसंबर 1802 को, और ये देखा जाए इसको आप लोग याद रखें, यहां पर 31 दिसंबर 1802 को ये संधि होती है। 31 दिसंबर 1802 को ये संधि होती है, और इसमें देखा जाए तो यहां पर मराठाओं की जो हालत है, पेशवाओं की हालत हम कह सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी थी नहीं। इसके अंतर्गत इन्होंने बेसिकली ताप्ती और नर्मदा के मध्य का जो भाग है वो कंपनी को देने की बात करी। तो बेसिन की संधि की बात करें तो ताप्ती और नर्मदा के बीच का जो भाग है, ताप्ती, बल्कि मैं नर्मदा और ताप्ती कहूँ, नर्मदा और ताप्ती के बीच का जो भाग है, ये क्या बोला इन्होंने, बोला ठीक है अब आप ले लो। तो नर्मदा और ताप्ती के बीच का जो भाग है ये किसको दे दिया गया, इट वॉज गिवन टू ब्रिटिशर्स, ये अंग्रेजों को इन्होंने देने की बात कही, तो इसको आप लोग याद रखें। इसके अलावा देखा जाए तो इस क्रम में कंपनी ने कुछ और संधियां की, जैसे यहां पर एक संधि बोलते हैं देवगांव की संधि। ये देवगांव की संधि देखा है तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें भोसले जो हैं उनके साथ संधि, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। तो मैं इसको अगले पेज में लिख देता हूं, लेट मी राइट डाउन इन द नेक्स्ट पेज, जस्ट 1 सेकेंड। यदि हम इसमें लिखें तो यहां पर देवगांव की संधि काफी महत्वपूर्ण है, मैं लिख देता हूं देवगांव की संधि। अब देवगांव की संधि कब हुई, देवगांव की संधि का जो ईयर है वो कब हुआ, तो आइए इसको देखते हैं। ये संधि हुई 1803 में। यदि आप डेट याद रखना चाहते हैं तो ये है 17 दिसंबर 1803। 17 दिसंबर 1803 में यहाँ पर होती है देवगांव की संधि। ये देवगांव की संधि की देखा जाए तो यहाँ भी कहीं ना कहीं जो भोसले हैं इनसे किया गया। तो ये संधि जो फेमस हुई ये हुई भोसले से। हालांकि भोसले भी एक प्रकार के ये भी कह सकते हैं कि मराठा ही थे, बड़े से कुछ पार्ट डिवाइड किए थे। इसके अलावा सिंधियाओं से जो संधि हुई उसको बोलते हैं सूरजी अर्जन गांव की संधि। तो यहाँ पे सूरजी अर्जन गांव की संधि जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। सूरजी अर्जन गांव, क्या बोलते हैं इसको, सूरजी अर्जन गांव की संधि। और सूरजी अर्जन गांव की संधि जो है ये कब हुई, इसको भी आप लोग याद रखें, ये कब हुई, ये होती है आपकी 23 दिसंबर 1803 को। ये होती है 30 दिसंबर 1803 को। तो ये है आपकी सूरजी अर्जन गांव की संधि। ये किसके साथ में हुई, ये संधियों का डेट हो सके तो मैं नहीं कह रहा हूँ सारा याद रखिए, लेकिन क्रोनोलॉजी याद रखना है कि कौन से पहले हुई। ये हुई सिंधियाओं के साथ में, किसके साथ हुई, ये हुई सिंधिया के साथ में। तो ये आप लोग याद रखें, सिंधियाओं के साथ संधि। इसके अलावा यहाँ पर विलेजली के शासनकाल में होलकरों से एक संधि हुई जिसे राजपुर घाट की संधि बोलते हैं। तो विलेजली के शासनकाल में एक राजपुर घाट की संधि भी काफी इंपॉर्टेंट है, राजपुर घाट की संधि। और राजपुर घाट की संधि की बात करें तो यहाँ पर भी देखा जाए तो यहाँ पे अंग्रेजों का अपर हैंड रहा। और इस संधि की बात करें तो ये संधि होती है 25 दिसंबर 1805 को। 25 दिसंबर 1805 को ये संधि हुई, तो आप इस ईयर को भी याद रखेंगे, दैट्स आल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट वन। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर बेसिकली वेलेजली का टाइम था, वेलेजली के शासनकाल में होलकरों के साथ हुई। तो राजपुर घाट की संधि की बात करें किसके साथ हुई, इट वाज विद होलकर डायनास्टी, होलकर वंश के साथ में हुई, तो इसको आप लोग याद रखें। इसमें देखा जाए तो मराठा सरदारों ने चंबल का जो उत्तरी भाग है उसको और बुंदेलखंड में छोड़ दिए थे, तो ये आप लोग याद रखें। इसके अलावा पेशवाओं के साथ में
फिर पुनर्भियान में कुछ संधि हुई, और सबसे फेमस जो संधि है वो फेमस संधि जो है मंदसौर की संधि बोलते हैं कई बार, बट स्टिल दैट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट। तो मंदसौर संधि की बात करें, हालांकि कई बार मंडेश्वर भी लिखा मिलता है, लेकिन यदि हम बात करें 6 जनवरी 1818 को, 6 जनवरी 1818 को ये संधि होती है। ये काफ़ी हिस्टोरिक संधि है। इसमें अंग्रेज़ों को बहुत बड़ा हिस्सा, बेसिकली ऐसा समझिए कि इनकी गुलामी स्वीकार कर ली गई थी 6 जनवरी 1818 को। इसे मंदसौर की संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं मंदसौर की संधि। और ये मंदसौर की संधि काफ़ी महत्वपूर्ण है। मंदसौर की संधि, इसको आप लोग जरूर याद रखें, मंदसौर की संधि। कई बार ट्रीटी ऑफ मंडेश्वर भी लिखा मिलता है, बट मंदसौर की संधि है, तो इसको आप याद रखें 6 जनवरी 1818 को। तो इसके अंतर्गत जो खानदेश है, उसके अलावा नर्मदा के तट का जो समस्त क्षेत्र है वो कंपनी को दे दिया गया। तो खानदेश जैसा क्षेत्र जो है, खानदेश को कंपनी को दे दिया गया। खानदेश वाज गिवन टू कंपनी, खानदेश टू कंपनी। किसको दे दिया आपने? इसको, ये आपने दिया, कंपनी को दे दिया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण संधियां हैं जिनके बारे में आपको याद रखना है। तो हमने कौन कौन संधि पढ़ी? हमने प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद जो संधि पढ़ी वो है आपकी पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये होती है 1776 में। इसके अलावा एक संधि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे बोलते हैं बड़गांव की संधि। बड़गांव की संधि होती है आपके सामने 1779 में, और सालवाई की संधि होती है 1782 में। तो सबका ईयर आपको याद रखना है। सेकेंड मराठा वार होता है आंग्ल मराठा युद्ध। इसके बाद बेसिन की संधि होती है, और बेसिन की संधि भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 31 दिसंबर 1802 को होती है। नर्मदा और ताप्ती का जो बीच का बेल्ट है, ये किसको दे दिया गया? इट वाज गिवन टू कंपनी, कंपनी को दे दिया गया। इसको आप लोग याद रखें, इट वाज गिवन टू कंपनी। इसके अलावा देखा जाए तो एक संधि और बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसे बोलते हैं देवगांव की संधि। ये भोसले जो है उनके साथ संधि हुई 17 दिसंबर 1803 को। और एक है ये सूरजी अर्जन गांव की संधि, ये भी संधि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सिंधियाओं के साथ में हुई। तो ये संधि कौन संधि किसके साथ हुई, ये आप लोग याद रखेंगे। राजपुर घाट की संधि 25 दिसंबर 1805 को होती है, होलकरों के साथ में होती है। और मंदसौर की संधि जो है ये होती है बेसिकली पूरा मराठा एम्पायर के साथ होती है। तो खानदेश जो है यहाँ पे कंपनी को दे दिया गया। तो कुछ महत्वपूर्ण संधियां हैं जिनको आपको याद रखना है। दीज आर वेरी वेरी पावन। हालांकि 1818 में दिखाया तो मराठों की पूर्णतः हार हुई और उनका संपूर्ण साम्राज्य अंग्रेजों में मिला लिया गया। 1818 में पेशवा पद जो है वो फाइनली समाप्त कर दिया गया। ये कुछ महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है, इनको आप याद रखें। अब चलिए चलते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बात करते हैं। मध्य प्रदेश का आधुनिक इतिहास हम पढ़ ही रहे थे। अब इसमें देखा जाए तो राज्य मराठा शासन कैसे स्टार्ट हुआ। 18वीं सेंचुरी की यदि हम बात करें, उस समय मराठा काल की शुरुआत होती है। तो मराठा काल जो है एज सच, यदि हम मोस्ट पावरफुल की बात करें तो मराठा काल यदि हम देखें तो किसी भी प्रदेश में मराठा, हमारे मध्य प्रदेश में मराठा काल जो है जो आमतौर पर माना जाता है, या पूरे देश में यदि हम बात करें तो मराठा काल जो है इसका जो शुरुआत होती है, क्योंकि कई सारे इन्होंने युद्ध लड़े। तो मराठा काल जो है आमतौर पे 1707 से लेके 1818 तक काउंट किया जाता है। ये मराठाओं का साम्राज्य का टाइम था। मुगल सम्राट इस समय फर्रुखसियार थे, तो इनके विरुद्ध बेसिकली कई सारे यहाँ कॉम्प्लिकेशन चल रहे थे। सैयद ब्रदर्स के ऑलरेडी कॉम्प्लिकेशंस थे, तो मराठाओं की सहायता लेने के लिए एक संधि की, और इसके अंतर्गत खानदेश है, गुड़वाना है। तो फर्रुखसियार ने बेसिकली किसको दे दिया? मराठा शासकों को दे दिया, ठीक है, और साहू को सौंप दिया। और ये स्थिति जो है कहीं ना कहीं मराठाओं को ज़्यादा महत्वपूर्ण और पावरफुल बना देती है। इसके अलावा देखा जाए तो 1722 ईस्वी में बाजीराव ने मालो पर पहला आक्रमण किया, और इसके बाद 1724 में ये जो इसका एरिया है चौथ के लिए इन्होंने युद्ध किया, जो कि आप लोग जानते हैं ये अपने आसपास के एरिया में चौथ वसूल करते थे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये शुरुआत जो है मुगल सम्राट फर्रुखसियार के टाइम में स्टार्ट हो गया था। तो मराठा काल आमतौर पर 1707 से लेकर 1818 तक हम काउंट करते हैं। यदि हम देखें राज्य मराठा शासन की बात करें तो 18वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी हम क्या काउंट करते हैं? 18वीं शताब्दी का मतलब ये है, ये जो टाइम पीरियड होता है 1799 तक का हम टाइम पीरियड हम काउंट करते हैं। क्या है? ये है 18वीं शताब्दी। मराठाओं की सत्ता ने दक्षिण में अपना शासन बढ़ाया। पेशवा बाजीराव प्रथम ने प्रशासनिक सुविधा के लिए 5 अलग अलग क्षेत्रों में मराठा साम्राज्य का विभाजन किया। अब प्रत्येक क्षेत्र विशेष गवर्नर को सौंपा गया। मध्य देश में होलकर और सिंधिया के अंतर्गत क्रमशः इंदौर और ग्वालियर 2 ऐसे प्रदेश थे। अब इन्होंने ये 2 प्रदेश जो है डिवाइड किए। ऐसा किसके लिए? हमारे मध्य प्रदेश में एक तो इंदौर और एक है ग्वालियर। इंदौर दिया है होलकर साम्राज्य को, बेसिकली जो हम कह सकते हैं मालवा रीजन, और ग्वालियर की बात करें तो ये किसको दिया? इट वाज गिवन टू सिंधिया। अब देखिए, यदि हम बात करें होलकर वंश की, अब बात करते हैं होलकर वंश की शुरुआत की बात करते हैं। तो होलकर वंश की शुरुआत जो है
इंदौर में होलकर राज्य की स्थापना 1727 में मल्हार राव होलकर ने की थी। तो याद रखिएगा, यदि हम इंदौर की बात करें तो यहाँ पे मल्हार राव होलकर ने इसकी शुरुआत करी, तो मल्हार राव होलकर का याद रखिए। यदि आपसे कोई पूछे हु वाज द फाउंडर ऑफ मल्हार होलकर डायनास्टी, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे मल्हार राव होलकर वाज द फाउंडर ऑफ होलकर डायनास्टी। 1727 से लेकर 1941 का इनका टाइम पीरियड आप कह सकते हैं। क्यों? बिकॉज 947 के बाद ही फाइनली जाके जो ट्रीटी ऑफ एक्शन है, जिसे बोलते हैं विलय पत्र, उसमें हस्ताक्षर किया होलकर वंश ने। मल्हार राव होलकर की बात करें, होलकर राज्य के संस्थापक हैं, पहले शासक हैं। मल्हार राव होलकर को पेशवा बाजीराव वन ने क्या दिया? इनको 5 गांव की सनद दिया था, 5 महल सौंपे थे। तो ये आप लोग याद रखें, ये मध्य प्रदेश में पहले मराठा शासन की शुरुआत मानी जाती है, तो ये भी आप लोग याद रखें। मल्हार राव होलकर का वर्चस्व हालांकि 1730 तक में स्थापित हुआ और राव ने पानीपत 3 1761 के युद्ध में भाग लिया। पानीपत का जो थर्ड बैटल है, काफी पेनफुल बैटल था हमारे मराठा साम्राज्य के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें एक डेवलपमेंट ये होता है कि देखिए एक्चुअली क्या होता है, पानीपत का थर्ड बैटल बहुत डेडली बैटल था। यदि आप कहें तो यहाँ पर अहमद शाह अब्दाली की जो सेना है, तो अब्दाली की सेना और मराठाओं की सेना का मुकाबला हुआ। अब्दाली सेना, तो अब्दाली वाज लीडिंग, ही वाज अफगान। और इसके अलावा यदि मराठाओं की बात करें तो यहाँ पे सदाशिव जो राव थे, सदाशिव राव जो है लीड कर रहे थे। और यहाँ पर मराठाओं की बहुत बुरी हार हुई, तो यहाँ पे अब्दाली लोगों की जीत हुई और बहुत ही बुरी हार हुई। ये बहुत ही पेनफुल बैटल थी। और हालांकि देखा जाए तो यहाँ पर मल्हार राव होलकर की हम बात करें, उन्हें राज्य को मजबूत किया और ग्वालियर में सिंधिया की तुलना में उनकी स्थिति हालांकि उस समय काफी बेहतर थी। तो ये भी आप लोग याद रखें। नाउ बात करते हैं कुछ और पॉइंट के बारे में। सो यदि हम समझना चाहें कि होलकर डायनास्टी के बारे में यदि हम बात कर रहे हैं, तो होलकर वंश की बात करें, यदि आप होलकर वंश की बात करें इन जनरल, तो होलकर वंश के जो फाउंडर है, होलकर वंश के जो पहले राजा हैं, ये पहले राजा का नाम कह सकते हैं आप। पहले मतलब हालांकि इनको पहले सनद दिया गया था, लेकिन ऐसा बाद में इनको हम एज ए फाउंडर के रूप में जानते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना वर्चस्व स्थापित किया। तो होलकर वंश के पहले को बोल सकते हैं, पहले राजा को बोल सकते हैं मल्हार राव होलकर। मल्हार राव होलकर की बात करें, ही वॉज अ फाउंडर, और इन्हीं को पेशवा बाजीराव वन ने इनको सनद दिया। तो मल्हार राव होलकर, इनको एज ए फाउंडर आप कह सकते हैं। अब क्या होता है, इनके जो बेटे थे, इनके बेटे का नाम क्या था? इनके बेटे का नाम था खांदेराव होलकर। उनकी मृत्यु हो चुकी थी और उनकी मृत्यु होने के बाद में मल्हार राव होलकर के बाद जो अगले सत्ता में आए, इनके पोते बैठे, जिनका नाम था मालेराव होलकर। अब क्या होता है, मालेराव होलकर की भी आकस्मिक मृत्यु आती है और इनकी आकस्मिक मृत्यु होने के बाद में एक परेशानी ये होती है होलकर साम्राज्य के सामने कि अब कौन सत्ता संभाले। तो फिर सत्ता संभालती हैं कौन? देवी अहिल्याबाई। और यहां से शुरुआत होती है देवी अहिल्याबाई की। तो मल्हार राव होलकर का नाम याद रखना है आपको, मालेराव होलकर का नाम याद रखना है और फिर नाम याद रखना है देवी अहिल्याबाई का नाम, बिकॉज देवी अहिल्या का नाम यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनका भी नाम आप लोग याद रखेंगे, देवी अहिल्याबाई होलकर। ऑलराइट, अब चलिए पढ़ते हैं यहाँ पर। तो मालेराव होलकर 1767 में होलकर राजा बने और लेकिन कम उम्र में इनका निधन हो गया, केवल 1 वर्ष का शासन था। उसके बाद शुरुआत होती है अहिल्याबाई की। अहिल्याबाई के जो पति हैं खांडेराव होलकर, उनकी मृत्यु 1754 में कुंभेर की लड़ाई में हो गई। तो कुंभेर की लड़ाई आप लोग थोड़ी याद रखेंगे, कुंभेर की लड़ाई यहाँ पर थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाती है। दिस इज एज सच क्वाइट इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर 12 साल बाद उनके ससुर मल्हार राव होलकर का निधन हो जाता है। इसके बाद 1 साल बाद अहिल्याबाई ने होलकर के शासन को संभाल लिया। अहिल्या ने अपनी भूमि को आक्रमण कर उसे लौटाने की लूट से बचाने के लिए प्रयास किया और बहुत सारी चीजें, उन्होंने बहुत सारी युद्ध में पार्टिसिपेट किया। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा नाम है तुकोजीराव होलकर। तो आप याद रखिए, देवी अहिल्याबाई के जो खास थे उनका नाम है तुकोजीराव होलकर, और तुकोजीराव होलकर का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि तुकोजीराव होलकर एज ए सेनापति के रूप में इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी बड़ा है और इन्होंने देवी अहिल्या के साम्राज्य को बढ़ाने में एक बहुत बड़ी मदद की। तो ये भी आप लोग याद रखें। इसके बाद देखा है तो यहाँ पर ये एक भारत शासन ने एक अहिल्याबाई जी के नाम पे 1996 में एक टिकट जारी किया था, आप ये भी देख सकते हैं। देवी अहिल्याबाई की यदि हम बात करें, लोक माता अहिल्याबाई का जन्म 1785 में हुआ और ये कई बार पूछा जाता आप लोगों से किस जगह हुआ, तो आप याद रखें इनका जन्म होता है चोंडी गांव में। चोंडी गांव कहाँ पे है? चोंडी गांव बेसिकली महाराष्ट्र में है। और याद रखिएगा, मालेराव होलकर की माँ जो देवी अहिल्याबाई थी, इन काफ़ी एक्टिव मानी जाती थी और धार्मिक तो थी ही। इसके चलते इन्होंने कई सारी चीज़ों का निर्माण करवाया, जैसे कुएं हैं, पानी की झुपड़ियाँ हैं, यात्रियों के रहने के लिए जगह है, मंदिरों के लिए कुछ सारी चीज़ें इन्होंने डेवलप किया है सच। तो ऐसा कह सकते हैं कि इनके टाइम में जो डेवलपमेंट जो पॉलिसीज़ हैं वो काफ़ी अच्छी थी
और लेकिन इनमें जो हेल्प किया इनकी वो है सैन्य प्रमुख तुकोजीराव होलकर। तो इनके टाइम में पूछा जाता है कई बार कि इनके टाइम में जो आर्मी के हेड जनरल कौन थे, वो थे तुकोजीराव होलकर। इनका नाम जरूर याद रखें। भगवान शिव के उपासक थे, इसलिए उन्होंने अपनी राजधानी राजवाड़ा इंदौर के अलावा एक और राजधानी बनाई, इसे बोलते हैं महेश्वर। ये महेश्वर कहाँ पे, ये महेश्वर है खरगोन में। और खरगोन को हम बोलते हैं क्या, खरगोन इज कॉल्ड एज ए वेस्ट निमाड़। खरगोन को हम पश्चिमी निमाड़ के बोलते हैं, पश्चिमी निमाड़ बोलते हैं खरगोन को। ये भी आप लोग याद रखें, खरगोन क्या बोलते हैं, पश्चिमी निमाड़ बोलते हैं। और यही खंडवा की बात करें तो खंडवा क्या बोलते हैं, खंडवा इज कॉल्ड एज ए ईस्ट निमाड़। खंडवा को हम पूर्वी निमाड़ बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली ये है कि होलकर रियासत की जब हम बात करते हैं तो याद रखिएगा पानीपत के थर्ड बैटल में, पानीपत का जो तीसरा युद्ध है, पानीपत का तृतीय युद्ध है, इस पानीपत के तृतीय युद्ध में किसने भाग लिया। तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध है इसमें मराठाओं की तरफ से ऑब्वियस बात है पेशवाओं की तरफ से सदाशिवराव थे। लेकिन यहां पर जो सिंधिया हैं और जो होलकर हैं इन्होंने यहां पे भाग लिया। तो इनका भी नाम याद रखना है किसने कंट्रीब्यूट किया। तो पानीपत का तृतीय युद्ध में आपको याद रखना है कब हुआ ये होता है आपका 14 जनवरी 1761 को, 14 जनवरी 1761 को। तो एक तो आपको ये डेट याद रखनी है। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि यहां पर जो कंट्रीब्यूशन है किसका है, कंट्रीब्यूशन है यहां पर मल्हार राव होलकर का। तो आप लोग याद रखें मल्हार राव होलकर ने यहां पर कंट्रीब्यूट किया। और इसके बाद देखा जाए तो इन्होंने प्योर संप्रभुता स्थापित कर दी अपनी। तो ये भी आप लोग याद रखें। तो इस युद्ध के बाद कंप्लीट जो संप्रभुता है, इंडिपेंडेंस, इनको मल्हार राव होलकर को मिल गई। लेकिन यहां पे याद रखना है आपको, इसके बाद ही मल्हार राव होलकर की जो मृत्यु होती है 1766 में, 1766 में इनकी डेथ आती है। 1766 में 1766 में इनकी मृत्यु आती है। और आपको याद रखना है ये 1766 में मृत्यु कहां पे होती है, ये आपको याद रखना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये कई बार पूछा जाता है इनकी मृत्यु कहां पे होती है और वहीं पर इनकी समाधि बनी हुई है। वो जगह का नाम है बेसिकली आलमपुर। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखें। इनकी मृत्यु होती है आलमपुर पे। आलमपुर एक जगह है जहां पर मृत्यु हुई। हालांकि इनकी समाधि कहां बनी है ये पूछा जाता है आप लोगों से। तो इनकी समाधि बनी है भिंड में। तो आप याद रखें समाधि कहां बनी है, आपकी समाधि बनाएगी है भिंड में। तो ये भी आप लोग याद रखें, समाधि आपकी बनी है भिंड में, याद रहेगा। अब चलिए आगे चलते हैं, यहां से थोड़ी और कदम आगे बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं थोड़ी सी और, लेकिन खंडेराव का नाम याद रखिएगा, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि तुकोजी होलकर जो है इन्होंने इनको अपनी सेना का सेनापति नियुक्त कर दिया था। और तुकोजी राव होलकर ने हालांकि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। हमने डिस्कस किया था यहाँ पर कि जो देवी अहिल्याबाई हैं इनके भी सैन्य प्रमुख तुकोजी राव होलकर थे और इनका कंट्रीब्यूशन काफी बड़ा था। ठीक है, अब देखिए यहां पर अब बात करें तो देवी अहिल्या जी के बारे में। देवी अहिल्या जी का जो टाइम पीरियड है वो काफी लंबा टाइम पीरियड है। लेकिन इनके जो हस्बैंड है खंडेराव होलकर, इनका नाम याद रखिएगा, कुंभेर की लड़ाई में इनकी मृत्यु हुई थी 1754 में। तो हो सके तो आप इसको भी याद रखें, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं यहां पर और आगे बढ़ते हैं। यहां पे कुछ पॉइंट्स जो हैं जो आपको याद रखने हैं। जैसे कि एक पॉइंट यहां पर यह है कि देवी अहिल्याबाई की यदि बात करते हैं कि देवी अहिल्याबाई जो है इनका जो टाइम पीरियड है वो कितना था। तो देवी अहिल्याबाई होलकर हैं, इनका टाइम पीरियड बेसिकली काफी लंबे शासन, इनका शासनकाल काफी लंबा रहा, लगभग 70 ईयर्स। तो 70 वर्ष की आयु में 70 ईयर्स तक इनका शासन चला। 70 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। और अहिल्याबाई की मृत्यु के पश्चात तुकोजी राव होलकर ने प्रशासन कार्य संभाला। लेकिन याद रखिएगा अहिल्याबाई होलकर के बाद, देवी अहिल्याबाई होलकर के बाद जिसने शासन काल संभाला वो है तुकोजी राव होलकर। तुकोजी राव होलकर वही हैं जो इनके सैन्य प्रमुख थे। तो तुकोजी राव होलकर ने बाद में इनके बाद शासन सत्ता संभाली। लेकिन तुकोजी राव होलकर की मृत्यु भी थोड़ी सी ज़्यादा दिन नहीं रहे, बिकॉज इनका भी टाइम पीरियड काफ़ी ज़्यादा था। तो तुकोजी राव होलकर की मृत्यु भी 15 अगस्त 1797 को हुई। तो 15 अगस्त 1797 को इनकी मृत्यु भी हो गई। ठीक है, और इसके बाद फिर शासन की बागडोर बाकी और लोग के हाथ में, जैसे काशी राव हैं, यशवंत राव प्रथम हैं, तुलसाबाई हैं, मल्हार राव होलकर के नाम पे उनकी मां ने किया था। तो ऐसे कुछ मतलब वो बाद के हैं जिन्होंने बागडोर संभाली। तो ये आप लोग याद रखेंगे, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि होलकर वंश के शासक जो हैं
अभी उनके बारे में और डेवलपमेंट की हम बात करेंगे, कौन कौन से क्या डेवलपमेंट हुए। लेकिन आपको याद रखना है कि देवी अहिल्याबाई होलकर के बाद तुकोजीराव होलकर ने सत्ता संभाली। अब भाई बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। एक तथ्य ऐसा बोला जाता है कि एक मिथ है कि देवी अहिल्याबाई न्याय की इतनी कठोर थी कि उन्होंने अपने जो उनका बेटा था उसको हाथी के नीचे कुचलने का आदेश दिया था। हालांकि वो कितना सच है, एक मिथक बना हुआ है। देवी अहिल्या की मृत्यु होती है 1797 में, तो 1797 में इनकी मृत्यु होती है। और याद रखिए इनके बाद तुकोजीराव होलकर ने सत्ता संभाली, लेकिन तुकोजीराव होलकर की मृत्यु भी 1797 में हो गई थी। ठीक है, अब ये आप याद रखिए, पहले में तो देवी अहिल्या की होती है, उसके बाद तुकोजीराव की होती है। 1857 के विद्रोह का समर्थन करने वाले होलकर राजा तुकोजीराव टू थे। तो तुकोजीराव टू जो थे, इन्होंने बेसिकली इनका बेसिकली कह सकते हैं कि जो क्रांतिकारी थे उनका समर्थन किया था। हालांकि बाहर से किया था, लेकिन किया था। तो ये आप लोग याद रखेंगे। 3 नवंबर 1818 को राजधानी फिर से महेश्वर से इंदौर स्थानांतरित कर दी गई। मैंने आपको डिस्कस किया था कि एक ट्रीटी हुई थी जिसे बोलते हैं ट्रीटी ऑफ मंदसौर। तो उस आप याद रखें 3 नवंबर 1818 को फाइनली राजधानी वापस से महेश्वर से इंदौर स्थापित कर दी गई, है ना। इसके अलावा होलकर की बात करें, 1818 द्वारा पराजित अंतिम मराठा शक्ति थी। एक समझौता हुई, ट्रीटी ऑफ मंडेश्वर की संधि। कई बार मंडेश्वर बोलते हैं, कई बार मंदसौर ही बोलते हैं। तो मंदसौर और मंडेश्वर दोनों लिखा मिलता है। कुछ जगहों में ट्रीटी ऑफ मंदसौर लिखा मिलता है, कुछ जगह मंडेश्वर संधि मिलती है। दोनों ही चीजें मिलती हैं, तो ये आप लोग याद रखें। तो ये होती है 6 जनवरी 1818 को। इसको आप लोग जरूर याद रखें। दिस इज एज सच क्वाइट इंपॉर्टेंट वन। ऑलराइट, होलकर राज्य की बात करें तो मंडेश्वर की संधि, जिसे बोलते हैं मंदसौर की संधि, यदि हम मंदसौर की संधि की बात करें तो ये संधि काफी इंपॉर्टेंट है। यदि हम बात करें 6 जनवरी को होने वाली मंदसौर संधि, 6 जनवरी याद रखिएगा, डेट याद रखना है, 6 जनवरी 1818 को होती है ट्रीटी ऑफ मंदसौर, इसे बोलते हैं मंदसौर की संधि। यदि हम मंदसौर की संधि पे नजर डालें तो यहां पे एक बहुत बड़ी चीज आपको याद रखना है, और वो याद रखना है आप लोगों को कि जो एक दूसरी राजधानी बनवाई थी देवी अहिल्या जी ने, कहां पर बनवाई थी? उन्होंने बनवाई थी खरगोन में। खरगोन में कौन सी राजधानी बनवाई थी? खरगोन में राजधानी बनवाई थी, स्थानांतरित करवाई थी। कौन सी? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस यहां पे लिखा हुआ है। बेसिकली उन्होंने महेश्वर बनवाई थी, महेश्वर को बाद में राजवाड़ा शिफ्ट कर दिया गया। तो ये इस संधि की बात करें तो यहां पे संधि में डेवलपमेंट ये होता है कि इस संधि के बाद में वापस से इंदौर स्थानांतरित कर दी गई। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा यहां पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है समझने के लिए हमारे लिए कि यहां पर कई सारे ऐसे सच लीडर्स आए, और इसमें इस संधि के बाद में जो अंग्रेजों ने अपना दीवान अपॉइंट किया, वो दीवान का नाम याद रखना है। दीवान का नाम लिखा है ब्रिटिश रक्षक तात्या जोग। तो इन्होंने अपना जो दीवान अपॉइंट किया, इसके द्वारा जो ब्रिटिश दीवान है, अंग्रेजी दीवान जो है, ब्रिटिश दीवान आप कह सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको ब्रिटिश दीवान ही लिखूंगा, बिकॉज ब्रिटिश दीवान क्यों अपॉइंट करते थे? इसलिए अपॉइंट करते थे क्योंकि यहाँ की सारी चीज़ों की निगरानी रख पाएं और यहाँ पे जो फंडिंग है उसको कलेक्ट कर पाएं। तो ये अपॉइंट किया इन्होंने तात्या जोग को। तात्या जोग को तात्या टोपे से कंफ्यूज मत करिएगा। तात्या जोग एक ब्रिटिशर था जिसको 1818 की संधि के बाद इन्होंने ब्रिटिश दीवान अपॉइंट किया। तो ये आप लगे याद रखें, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंदौर के इंदौर रेजिडेंसी क्षेत्र का विकास और औद्योगिक विकास का जो काम है, महाराजा तुकोजीराव होलकर के नाम पे जाना जाता है। 1852-56, ये बाद के तुकोजीराव होलकर है, वो वाले नहीं है। और 1875 में इंदौर में रेलवे परिचालन शुरू हुआ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थे जो आपको मराठा साम्राज्य के बारे में याद रखना है। बाद में यशवंतराव होलकर 3 की यदि हम बात करें तो ये नाम काफी इंपॉर्टेंट है। यशवंतराव होलकर 3 की बात करें तो होलकर राज्य के अंतिम शासक थे। उन्होंने 1 जनवरी 1950 को भारतीय संघ में प्रवेश के साधन अंगीकार पत्र पर हस्ताक्षर किए और होलकर राज्य संघ में शामिल हो गए। होलकर राज्य ने 1857 में विद्रोह के क्रांतिकारियों का समर्थन किया था। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, दैट्स आल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट वन। हालांकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें और भी लिखी जाती हैं कि जैसे कि यहाँ पर कुछ वंश में कौन कौन से वंश में कौन कौन थे, जैसे मल्हार होलकर 1 थे, उसके बाद कई सारे और भी थे। मल्हार होलकर के बाद मालेराव होलकर बने, उसके बाद अहिल्याबाई होलकर बनी। तो यहाँ पे कुछ ऐसी कुछ डेटा हैं जिसको आप लोग याद रखेंगे, ये सब इंपॉर्टेंट डेटा। हालांकि आपको इतना क्रोनोलॉजी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट आपको मेनली याद रखना है जो वो है आपके सामने मल्हार राव होलकर। मल्हार राव होलकर के बाद आए मालेराव होलकर, मल्हार राव होलकर के बाद आए मालेराव होलकर, मालेराव होलकर के बाद आए देवी अहिल्या। तो ये जो क्रोनोलॉजी है आपको याद रखना है, इतने क्रोनोलॉजी से आपका काम हो जाएगा। और देवी अहिल्या के बाद आती है तुकोजीराव होलकर। तुकोजीराव होलकर कौन थे? तुकोजीराव होलकर उनके सेनापति थे। तो ये कुछ नाम आपको याद रखना है, इतना नाम याद रखें तो मोर देन इनफ है। लेकिन याद रखिएगा
जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि मल्हार होलकर वंश के जो अंतिम राजा थे वो कौन थे, तो होलकर वंश के अंतिम राजा जिन्होंने बेसिकली संधि पत्र में हस्ताक्षर किया वो थे यशवंतराव होलकर तीन। यशवंतराव होलकर तीन के टाइम में फाइनली जो होलकर साम्राज्य है वो भारत का हिस्सा बन गया। और याद रखिएगा ये बने मध्य भारत के पार्ट, तो मध्य भारत का हिस्सा बने, तो ये आप लोग याद रखें, दैट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट। तो चलिए होलकर वंश हमारा खत्म हो चुका है, कल डिस्कस करेंगे हम एक नए वंश के बारे में, और कल का डिस्कशन थोड़ी लंबा होने वाला है। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ, डिस्कशन को वाइंड अप करते हैं। याद रखिए ये क्लास हर एक दिन होगी, शाम मॉर्निंग में 10 बजे से 10 AM से लेके चलेगी। 10 AM से स्टार्ट होगी, तो आप लोग इस टाइम पे शार्पली आ जाएंगे। और दूसरी बात ये है, टेलीग्राम ग्रुप हमारा है जिसका नाम है राम सोनी MPPSC, आप इसको फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पर इस क्लास की जो PDF है वो शेयर कर दी जाएगी, साथ में इस क्लास की लिंक भी शेयर कर दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं learnerservices.org, जहाँ पर आपको सारी चीज़ें एक जगह मिल जाएंगी। यहाँ पर सारा जो अरेंजमेंट है मैं एक जगह कर दूंगा डायनास्टी वाइज, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये रहा डिस्कशन आज का, अबाउट दैट डिस्कशन को वहीं वाइंड अप करते हैं। आप सभी लोग आए, हमारी बातें ध्यान सुनी, इसके लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर।